Welcome to my YouTube channel once again. So very good morning to all of you. Today I am going to discuss the catalyst. In last video we have discussed about catalysis, definition of catalysis, catalyst, types of catalysis, homogeneous, heterogeneous, positive, negative, catalytic promoters and their actions, catalytic poisoning. So in today's session I will discuss theory of catalysis. So there are basically two theories, one for homogeneous and one for heterogeneous. So let us start today's session. Now first theory is the intermediate compound formation theory. So this theory was proposed by Clement and de Solms in 1806. इस थ्योरी को किसने दिया था? क्लेमेंट ने दिया था. Was first proposed by, elucidated by, given by Clement and de Solms in 1806. Now according to this theory, catalyst first forms an intermediate compound with one of the reactants. तो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. तो इस थ्योरी के हिसाब से कैटलिस्ट क्या होता है? किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और इंटरमीडिएट बनाएगा. ठीक. Now the intermediate compound being unstable combines with other reactant to form the desired product and the catalyst is regenerated. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिसिस में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कैटलिसिस का. उसमें क्या था? कैटलिस्ट हमें क्या हो जाता है, जिस तरह हमने लिया था, remains unchanged in mass and composition at the end of reaction. ठीक. तो फिर से हमें कैटलिस्ट यहाँ में क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है. ठीक है. चलिए इसको अगर यहाँ पे लिख दें इसी चीज को हम सिंबल फॉर्म में, तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी. तो एक रिएक्टेंट हमारे पास ए है और एक रिएक्टेंट हमारे पास बी है. तो एक मान लीजिए ए, दूसरा मान लिया बी. सी इज द कैटलिस्ट एंड ए बी इज द प्रोडक्ट. क्लियर? If A and B are two reactants, C is the catalyst and AB is the desired product. तो फर्स्ट स्टेप पे क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट रिएक्ट्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स. किसी एक से रिएक्ट करेगा, ये अब उसकी अपनी इंटरनल चॉइस है, और एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. तो एक कंपाउंड बनाएगा इंटरमीडिएट. ठीक. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा. तो दिस इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद अनदर रिएक्टेंट टू फॉर्म डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड. फिर से हमें मिल गया. ठीक. जैसे सपोज मान लीजिएगा तो रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, तब क्या करेगा? अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली उसी से रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा AC. ये इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट हमको फिर से यहाँ से वापस रीजनरेटेड फिर से हमें मिल जाएगा. क्लियर? तो जैसे हमें ये सिनॉप्सिस जो यहाँ पे लिख रहे हैं इसको याद रखेंगे तो हम लाइन में लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस थ्योरी को किसने दिया था? क्लेमेंट ने दिया था, de Solms ने दिया था 1806 में. ठीक. इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि कैटलिस्ट किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा, वो इंटरमीडिएट फिर दूसरे से रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट बना देगा. फिर से कैटलिस्ट हमको मिल जाएगा. अगर एक ही रिएक्टेंट है तो वो डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट में और कैटलिस्ट हमको फिर से वापस मिल जाता है. ठीक. चलिए अब यहाँ में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो दो स्टेप 1 और स्टेप 2 में आपको द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है. तो अगर आपको याद है लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन के रेट को जनरली बढ़ा देते हैं, ऑब्वियसली पॉजिटिव. वहां से हमने एक्टिवेशन एनर्जी का ऐसे कर्व बनाया था कि अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है? प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ, एक अल्टरनेट पाथ दे देगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाता था. अब एक्टिवेशन कितना हो जाएगा? जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं. ठीक. इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी विल बी लोअर. वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि यहाँ जो इंटरमीडिएट बना रहा है, ठीक है, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो नॉर्मल रिएक्टेंट है ए और बी उससे कम होता है. ठीक है. तो इसलिए क्या होता है? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. ठीक. क्लियर? चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमें चलिए पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, चैम्बर प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड.
तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए चैम्बर प्रोसेस, तो एग्जांपल 1, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जनरली 2 प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ में लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। तो रिएक्शन क्या था, 2SO2, तो देखिए यहाँ में क्या आएगा, गैस प्लस O2 गैस। बोलिए कैटलिस्ट क्या था, होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब NO आएगा। अगर कांटेक्ट प्रोसेस होता तो हेट्रोजेनियस, तो हमें प्लेटिनम आता। तो ये भी अक्सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब इस थ्योरी के हिसाब से अगर इसकी मैकेनिज्म लिख दें तो बहुत सारे रिएक्शन है जहां हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने इसको सिंपल लिया क्योंकि वैसे ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए थोड़ा आसान है, ज्यादा रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। चलिए कैटलिस्ट इसमें क्या है, NO। ठीक, तो इस थ्योरी के हिसाब से ये जो कैटलिस्ट है NO, ये किसी एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा और वो रिएक्टेंट है O2, और यहाँ में एक इंटरमीडिएट बनाएगा जिसको बोलते हैं NO2। बैलेंस करने के लिए यहाँ में 2NO, यहाँ भी 2NO, तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक, इंटरमीडिएट का मतलब देखिए, आपको अगर रिएक्शन में ध्यान से देखिए तो आप यहाँ में SO2 है, यहाँ में O2 है, यहाँ में NO है, यहाँ में 2SO2 है, बट NO2 में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट बना NO2 दूसरा रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, तो दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, SO2, यहाँ से क्या बना देगा, प्रोडक्ट SO3, और कैटलिस्ट हमको यहाँ से फिर वापस रीजेनरेटेड, तो फिर से हमको कैटलिस्ट यहाँ से मिल गया। ठीक, हाँ, बैलेंस करने के लिए आप इसको यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे रिएक्शन को, एंड देन ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, कैटलिस्ट NO रिएक्ट्स विद वन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज O2। ठीक, उससे रिएक्ट किया, ये बन गया 2NO2 इंटरमीडिएट। नाउ दिस NO2 इंटरमीडिएट रिएक्ट्स विद अनदर रिएक्टेंट, जो दूसरा बच गया उससे रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट हमारा बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड देन कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड, फिर से हमको ये मिल गया। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि कैटलिस्ट जो हमको क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड कंपोजिशन। ठीक, क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ में 2 है, आप इस चाहे तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला रिएक्शन 2NO2 कैंसिल हो जाएगा, 2SO2 प्लस O2, यहाँ से बन जाएगा 2SO3। ठीक, ये 2 स्टेप में। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए रिएक्टेंट एक ही है तब क्या होगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ लिया, एग्जांपल 2। तो वेल नोन रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, यहाँ में कैटलिस्ट क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये कैटलिस्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। ठीक, अब इस थ्योरी के हिसाब से पोटेशियम क्लोराइड ही है, MnO2 कैटलिस्ट है, इससे रिएक्ट करेगा, एक इंटरमीडिएट बना देगा MnO3। ठीक, एक ही रिएक्टेंट है तो उपाय नहीं है। अब ये रिएक्टेंट इंटरमीडिएट क्या करेगा, डिकम्पोज्ड इनटू प्रोडक्ट। ठीक, एंड कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये बन गया कैटलिस्ट, हमको फिर से यहाँ में वापस रीजेनरेटेड हो गया। ठीक, अगर 2 रिएक्टेंट है तो किसी एक से रिएक्ट करेगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर इंटरमीडिएट दूसरे वाले से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड। अगर एक ही रिएक्टेंट है लाइक दैट पोटेशियम क्लोराइड, तब कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट, एक प्रोडक्ट आपको यहाँ बन गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, फिर ये इंटरमीडिएट डिकम्पोज हो जाएगा एंड देन कैटलिस्ट इज रीजेनरेटेड, फिर से हमें वहां से वो मिल जाएगा। ठीक, ये 2 एग्जांपल लिया, एक 2 रिएक्टेंट्स वाला और एक रिएक्टेंट्स वाला। ठीक है, तो हमें इस होमोजेनियस कैटालिसिस क्या डेफिनेशन पूछता है, डिस्कस द थ्योरी फॉर होमोजेनियस कैटालिसिस, तो हमें यहाँ तक लिख देना है। ठीक, चलिए अब इस थ्योरी का लिमिटेशन में था, तो दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन, हेट्रोजेनियस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इट एक्सप्लेन्स ओनली होमोजेनियस कैटालिसिस, ये सिर्फ होमोजेनियस वाले को ही
एक्सप्लेन कर पाता है। होमोजेनियस में क्या था, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में थे, उसी को एक्सप्लेन कर पाया। बट जहाँ डिफरेंट फेजेस हैं, हेट्रोजीनियस मतलब एक लिक्विड एक सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक, the intermediate compound formation theory fails to explain the action of catalytic poison, catalytic promoters, action of finely divided catalyst, why catalysts are so specific। ठीक, तो कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटलिस्ट के, ठीक है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कि क्यों ये स्पेसिफिक होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं फाइनली डिवाइडेड कंडीशन में, सब डिवाइडेड में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पॉइजन क्या करता है, क्यों वो किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है, प्रोमोटर्स क्यों कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सब इस थ्योरी से हमको एक्सप्लेन नहीं मिला, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ होमोजेनियस को ही एक्सप्लेन कर पाया, हेट्रोजेनियस को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन, promoters and action of finely divided catalyst। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके हेट्रोजेनियस कैटालिसिस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए आता है एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, चलिए अब एडजॉर्प्शन थ्योरी किसके लिए, बेसिकली ये हेट्रोजेनियस के लिए आया। नाउ लैंगनूर एक साइंटिस्ट थे, लैंगनूर एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन हेट्रोजेनियस कैटालाइज्ड रिएक्शन बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या था, तो सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी ये वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉर्प्शन को बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए सरफेस फिनोमेना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक only at the surface interface of adsorbent। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ये एक सरफेस फिनोमेना है, तो रिटेन ओनली ऑन सरफेस, सरफेस पे जाएगा, अंदर में नहीं जाएगा, बल्क में नहीं जाएगा, जिसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो इसमें क्या कहा गया है, the reactant molecules are adsorbed on the catalyst surfaces, so this can also be called as contact catalysis। इसलिए heterogeneous के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इसको हम बोलते हैं contact catalysis। This theory explains the mechanism of heterogeneous catalysis। तो homogeneous के लिए तो intermediate compound formation है हमारे पास, but heterogeneous catalysis को explain करने के लिए क्या आता है, adsorption theory। This theory is combination of two theory, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन भी है एंड द ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी मतलब वही है कि कैटालिटिक एक्टिविटी लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो जस्ट सपोज यहाँ में इसको अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में जनरली हमारा क्या होता है, मेटल्स होते हैं जनरली, जैसे निकिल है, पीडी है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं जनरली, या उनके कंपाउंड जो होते हैं वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक, तो इस थ्योरी में क्या है कि कॉम्बिनेशन है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भी लिया गया। ठीक है, और देन एडजॉर्प्शन थ्योरी को मिक्स कर दिया गया है। चलिए अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहेंगे, तो द मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप्स, इसमें 5 स्टेप्स हैं। चलिए पहला ये करते हैं, नंबर 1 डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ में कोई कैटलिस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि निकिल है, निकिल मेटल सरफेस। ठीक, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिफ्यूज करेंगे, मतलब इसकी तरफ यहाँ से आएंगे टुवर्ड्स द कैटलिस्ट सरफेस। तो फर्स्ट स्टेप में करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक, नंबर 2 एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। यहाँ हम ये कहते हैं कि कुछ इस तरह का इनमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है, सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बिटवीन surface of the catalyst and the reactant occurs। अब उसी some form of association को मान लेते हैं, assume कर लेते हैं कि ये क्या है, adsorption है। ठीक, तो adsorption टर्म को समझना है तो आप एक बार सरफेस केमिस्ट्री की वीडियो को देख लीजिए। तो adsorption of reactant molecules मतलब reactant molecules क्या होते हैं, पहले तो कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ डिफ्यूज होंगे, मूव करेंगे। ठीक, फिर उस कैटलिस्ट के सरफेस पे और रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, एक सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि वो उस पे जाके एसोसिएट होगा, चिपकेगा। ठीक, तो उसी को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये एडजॉर्प्शन है। ठीक है, चलिए एडजॉर्प्शन में 2 तरह का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक
केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए यहाँ पे थर्ड ये मानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल बॉन्ड बनेंगे और इसी केमिकल बॉन्ड को मान लेते हैं इट एज्यूम टू बी केमिकल एडजॉर्प्शन। When chemical bond may be appear between adsorbent and adsorbent, this phenomena is known as chemical adsorption. तो एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बनाएगा, कुछ बॉन्ड बनेगा, कुछ रिएक्शंस होंगे। Then formation of reaction product on the catalyst surface, फिर वो फाइनली वहां से प्रोडक्ट बनाएगा। और देन लास्ट में क्या, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस और डिसॉर्प्शन, इसी को बोलते हैं डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन का मतलब रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, मतलब रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि वो आएगा, एडजॉर्ब होगा, और फिर क्या होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा, ठीक, फिर उसके बाद वो छोड़ के टाटा बाय बाय, ठीक, तो इसको बोलते हैं डिसऑर्प्शन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं इस एडजॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से। कि रिएक्टेंट क्या होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज करेगा, मतलब उसकी तरफ मूव करेगा, कुछ वहां में एसोसिएशन होता है जिसको मान लेते हैं कि वो एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक, कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, फिर एडजॉर्ब होगा तो एडजॉर्प्शन भी क्या है आपको, केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये केमिकल है, मतलब कुछ बॉन्ड बनाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, और फिर प्रोडक्ट क्या होगा, कैटलिस्ट सरफेस को छोड़ के चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिसऑर्प्शन, ठीक। चलिए अब इन सब स्टेप्स को हम डायग्राम से अगर दिखाएं ग्राफ, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं फ्री वैलेंसी, मतलब यहाँ में कोई भी आके ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, ये सेटिस्फाई नहीं है, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। ए और बी मान लिया रिएक्टेंट्स है। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, डिफ्यूज टुवर्ड द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक। फिर वहां पे जाके क्या हो गया, फ्री वैलेंसी आपको पाई कर लिया, ए हमें आके एडजॉर्ब हो गया, बी आके हमें एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ से क्या होता है कि इनके बीच में फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ये बन गया इंटरमीडिएट, ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और फिर ये क्या होगा, दोनों मिलके प्रोडक्ट बना देंगे, तो ए और बी यहाँ में प्रोडक्ट बन गया, और ये प्रोडक्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को सरफेस को छोड़ के चला गया, ठीक। देखिए कैटलिस्ट हमको फिर एज इट इज वापस मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ में ए और बी दो अलग अलग था, दो रिएक्टेंट थे, बट ये दोनों आपस में मिलके क्या बना दिए, प्रोडक्ट। कैटलिस्ट फिर से हमको क्या हो गया, मिल गया। देखिए जैसे कैटलिस्ट हमने लिया था वैसे हमको यहाँ पे रीजनरेटेड, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन थ्योरी के हिसाब से कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ जाते हैं, डिफ्यूजन होता है, मतलब मूव करते हैं, जाएंगे, वहां पे क्या है, एडजॉर्प्शन हो गया, सम टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, जिसको मान लेते हैं कि एडजॉर्ब हो गया, वो जाके वहां पे चिपक गया, ठीक, एडजॉर्प्शन हो गया सरफेस पे। फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन, केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब एक बॉन्ड बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, फिर वो दोनों प्रोडक्ट बना के उसको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं घूमने किसी ऑफिशियल काम से, तो हम कोई होटल लेते हैं, ठीक, इसमें फिर क्या करते हैं, चेक इन करते हैं, मतलब गया रूम में रुका, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ठहरा, ऑफिशियल काम किया, घुमा फिरा, फिर लास्ट में क्या हो गया, उसको छोड़ के बाहर आ गए, चेक आउट, है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट के सरफेस पे गया, वहां में रुका, ठीक, कंपाउंड बनाया, फिर उसको छोड़ के वहां से डिसऑर्प्शन। तो पहले हुआ एडजॉर्प्शन, पहले आके वो एडजॉर्ब हुआ, फिर उसके सरफेस को छोड़ के चला गया, कैटलिस्ट में कोई खर्च नहीं हुआ, ठीक है ना। कि हम जब छोड़ के जाते हैं तो फिर रूम को साफ करता है, दूसरा आता है, होटल का रूम वही रहता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड कंपोजिशन, ठीक है। इसलिए इसका एडजॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन क्या होता है, ये कंटिन्यूअस है, आया एडजॉर्ब हुआ, खाया पिया घुमा रहा, फिर चेकआउट, ठीक। तो वो फिर इसको छोड़ के
चला जाएगा। तो कैटलिस्ट का इसलिए क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट भी होता है, वो कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन थ्योरी से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी है कैटलिस्ट के हमने पीछे पढ़ा था वो सब यहाँ में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्योरी, इसका सक्सेस क्या था, एडवांटेज क्या था, मेरिट क्या था। तो दी एब्जॉर्प्शन थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। The surface of catalyst is used again and again due to alternate adsorption and desorption। ठीक, यदि उसी को समझने के लिए यहाँ पे कि ये जो दिखा है ये हमने कैटलिस्ट का एक सरफेस है, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी जो मैंने कहा था कि कैटलिस्ट का ये सरफेस हो गया। अब इस पे क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आया, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ। ठीक, तो आया इसके सरफेस पे एडजॉर्ब, देखिए अंदर में नहीं जा रहा है, बल्ब में नहीं जा रहा है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। ठीक, फिर कंपाउंड बनाया और फिर वहां से वो छोड़ के चला गया, तो इसको हम बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन, मतलब आके सरफेस पे आके चिपकना, फिर उसको छोड़ के चला जाना, ये हो गया डिसॉर्प्शन, मतलब वही चेक इन चेक आउट। ठीक, thus a small quantity of a catalyst can catalyze large amount of reactant, तो large amount of reactant को catalyze कर सकता है क्योंकि कैटलिस्ट हमारा खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि रिएक्टेंट आएगा, रुकेगा, ठहरेगा, काटेगा, रिप्रेस होगा, फिर वहां से चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड, द केमिकल एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, ये हम एब्जॉर्प्शन में पढ़ चुके हैं। ये एब्जॉर्प्शन जो होता है जनरली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक, मतलब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट, जैसे अमोनिया का चारकोल से ज्यादा दोस्ती है बट ठीक है सिलिका से कम है, तो हेंस कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो इसलिए कैटलिस्ट हमने पीछे पढ़ा था कि स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कैटलिस्ट अलग यूज करने से प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, बट फिर भी कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक, now desorption leaves the catalytic surface unchanged, तो desorption होने से क्या होता है, उसके कैटलिस्ट के सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो remains unchanged। Thus the catalyst at the end of reaction remains same in mass and composition, तो कैटलिस्ट जो होते हैं मास और कंपोजिशन में इन जनरल वो सेम रहते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ टू प्रोवाइड सरफेस। ये कैटलिस्ट अपना सिर्फ सरफेस देता है, रिएक्टेंट आएगा यहाँ रुकेगा, ठीक है, सरफेस पे ही रहेगा, फिर वहीं से वापस हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी थी कि स्पेसिफिक क्यों होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, इसीलिए स्पेसिफिक हो गया। ठीक, स्मॉल क्वांटिटी भी कैन कैटलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो उसका रीजन है क्योंकि ये अल्टरनेट प्रोसेस है, मतलब आया एडजॉर्ब हुआ फिर वहां से डिसॉर्ब हो गया, एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन एडॉर्प्शन डिसॉर्प्शन, तो ये कंटिन्यूअस है। देखिए आ रहा है, एडजॉर्ब हुआ, रुकेगा, ठहरेगा, कंपाउंड बनाएगा, फिर वहां से वापस जाना है, तो वो चला गया डिसॉर्प्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड में, metals in a state of fine subdivision form are rich in free valence bond and hence they are more efficient catalysts than the metal in lumps। इसमें ये कहते हैं कि catalysts are more effective in powdered form, ये हमसे रीजन पूछता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं यार मोर इफेक्टिव, तो मेनली इंडस्ट्री में जब कैटलिस्ट यूज करते हैं इसको पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं या सब डिवाइडेड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म या सब डिवाइडेड फॉर्म, मतलब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, सब डिवाइडेड फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, क्योंकि जब सब डिवाइडेड फॉर्म में लेंगे या पाउडर फॉर्म में लेंगे तो उसकी फ्री वैलेंसीज बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए प्रमोटर क्या करता है, इंक्रीजेस द वैलेंस बॉन्ड ऑन द कैटलिस्ट सरफेस बाय चेंजिंग द क्रिस्टल लैटिस एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द एक्टिव सेंटर्स। तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि कैटालिटिक प्रमोटर क्या करते हैं कि वो कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को क्या करेगा, वो एडजॉर्ब करेगा, और केमिकल काइनेटिक्स ये कहता है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक, तो कैटालिटिक प्रमोटर इटसेल्फ नॉट ए कैटलिस्ट
बट टू इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक, तो वो एक्टिविटी कैसे बढ़ाता है? वैलेंस बॉन्ड के कैटलिस्टिक सरफेस के फ्री वैलेंसीज को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, पॉइजन क्या करता था? तो ये क्या करता था? प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब, मतलब रिएक्टेंट अभी आ रहा है, उसके पहले पॉइजन जो है वो आके इस कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट के आने से पहले पॉइजन अपने को एडजॉर्ब कर लेता है। जब रिएक्टेंट आएगा तो उसको कैटलिस्ट का सरफेस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, या कैटलिस्ट का उस रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर? चलिए, अब यहाँ में क्वेश्चन था कि कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म, तो उसके लिए हम यहाँ पे समझने के लिए देखिए मैथमेटिकली आपको यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई भी एक कैटलिस्ट सरफेस है, इसको जस्ट ऐसे दिखा है 2 3। ठीक, यहाँ भी इस तरह का कोई भी एक कैटलिस्ट सरफेस मान लीजिए, तो जैसे सपोज निकिल है, मेटल है, कोई भी कैटलिस्ट है। ठीक है, इसकी फ्री वैलेंसी यहाँ में, ठीक, चलिए ये हो गया कैटलिस्ट का सरफेस, इसको हमने किसी एक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है। इसकी फ्री वैलेंसीज कितनी काउंट करिए? चलिए यहाँ से स्टार्ट करें काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी फ्री वैलेंसीज हो गई इसकी? 12। ठीक, जो डैश लाइन से दिखाया है तो ये हो गई टोटल फ्री वैलेंसीज। ठीक, मतलब ये 12 रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सीधा सीधा। चलिए, अब आप इसको एक टुकड़ा कर दीजिए, मतलब इसको यहां से कट मार दीजिए, कहीं से भी एक कट मार दे। अगर यहाँ से जैसे को देखिए, यहाँ से अगर हम इसको कट कर दे, इसको सब डिवाइड कर दे, तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। तो एक टुकड़ा आपको यहाँ में आ गया, 1 2 3, फिर इसके नीचे भी ये हो गया। ठीक, और दूसरा वाला क्या हो गया? इसके नीचे आ गया, देखिए 1 2 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका सेकेंड वाला, ठीक है। चलिए, अब टोटल कितनी फ्री वैलेंसीज हो गई? तो काउंट करिए यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से कितना हो गया? 8। चलिए यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया? 16। पहले कितना था? 12। ठीक, तो जैसे हमने एक कट किया, एक टुकड़ा किया, इसको एक डिवाइड किया, इसको एक पार्ट से तोड़ दिया, काट दिया, तो नंबर ऑफ फ्री वैलेंसीज पहले कितना था? 12, अभी कितना हो गया? 18। ठीक, चलिए अब इसको 2 टुकड़े कर दीजिए, इसी को 2 टुकड़े कट कर दीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो चलिए अगर मान लीजिए हम इसको अब यहाँ से कट करें, तब कितने होंगे? एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, है ना। अगर हम इसको 3 टुकड़े में डिवाइड कर देते, तो यहाँ से क्या मिलता है हमको? 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से ठीक, फिर दूसरा टुकड़ा बीच वाला पोर्शन जो था, है ना, 1 2 3, ठीक, और तीसरा टुकड़ा जो नीचे वाला आ गया, 1 2 3, ठीक। चलिए आप टोटल कितनी फ्री वैलेंसी से काउंट करिए थे? एक टुकड़े से कितना आ रहा था? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ में कितना हो गया? 8। यहाँ में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ में कितना हो गया? 8, और यहाँ में कितना आएगा? 8, कितना हो गया टोटल? 24। ठीक, तो पहले हमने क्या था? सॉलिड फॉर्म में लिया था, ठीक, तो कितने थे? टोटल 12, मतलब 12 रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। ठीक है, एक कट किया तो कितना हो गया? 16, बढ़ गया। 2 कट किया तो कितना हो गया? जस्ट डबल, 24। अगर इसी को पाउडर फॉर्म में ले लेंगे तो कितने होंगे? तो अगर हम इसी को पाउडर फॉर्म में ले ले, सब डिवाइडेड फॉर्म जिसको बोलते हैं, पाउडर फॉर्म में ले लेंगे तो उतने ही होंगे जितने सर में बाल है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट कर सकते हैं।
इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म और सब डिवाइडेड फॉर्म। तो सब डिवाइडेड फॉर्म पाउडर फॉर्म में लेने से क्या हो गया, उसकी नंबर ऑफ फ्री वैलेंसेज बढ़ गई। सो फॉर्म्स आर रिच इन फ्री वैलेंस बॉन्ड, फ्री वैलेंसी बढ़ गई। फ्री वैलेंसी बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेगा, और काइनेटिक्स ये कहता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कैटलिस्ट की किस में होती है, जब हम उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, इसलिए एब्जॉर्प्शन थ्योरी जो था वो सबको एक्सप्लेन कर दिया। तो कैटलिस्ट की स्पेसिफिक नेचर को भी क्यों लास्ट में हमें एंड में, ठीक है, ऐसे मिल जाते हैं। स्मॉल अमाउंट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट हमें जस्ट थोड़ा सा पिंच ऑफ कैटलिस्ट चाहिए। ठीक, प्रमोटर्स वो क्या करते हैं, फ्री वैलेंसीज को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन वर्ड है, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक्टिविटी का क्या मतलब है। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बट मेन हम कैटलिस्ट को यूज क्यों करते थे, तो इट मींस द कैपेसिटी टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का मेन पर्पज हमें क्या था, किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक, जल्दी कहते हैं कि कैटलिस्ट का मतलब है किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। हालांकि अलग बात है कि हम घटा भी सकते हैं, पॉजिटिव भी आता है देन नेगेटिव भी आता है। ठीक, सो द फैक्टर बाय व्हिच ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट हमें ये बताता है कि कितने फैक्टर से वो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। ठीक, अब ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एडजॉर्प्शन। देखिए, जितना एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करेगा, और एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट की डिपेंड करेगा उसकी फ्री वैलेंसी पे। ठीक, सो द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट टेल्स अस हाउ फास्ट ए रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ा, कितना बढ़ाया, कितना टाइम्स बढ़ाया, डबल किया, ट्रिपल किया, लाइक दैट। ठीक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट इज चूजन बेस्ड ऑन इट्स एक्टिविटी। इट डिस्क्राइब्स द एक्सेलरेटिंग पावर ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे ये ठीक बताता है कि कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी का मतलब हो गया कि वो फैक्टर, कितने फैक्टर से कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अगर मैथमेटिकली इसको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्टिविटी का मतलब हो गया रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शन। चलिए एक्टिविटी अगर हमें लिखना है तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक, कितने फैक्टर से उसको बढ़ाएगा। ठीक, रेट ऑफ अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, सो एक्टिविटी का मतलब वही फैक्टर, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। ठीक है ना, वैसे इन जनरल ये कहते हैं कि ग्रुप 17 और ग्रुप, ठीक, मतलब जो एलिमेंट होते हैं उनके एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो एक्टिविटी का मतलब हो गया कि बाय विच फैक्टर ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, और ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा उसके स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन पे। ठीक, चलिए सेकंड टर्म, तो आप इसको ऐसे वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए नोट्स भी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें सेलेक्टिविटी। By selectivity of a catalyst, we mean its ability to direct the reaction to form particular products, excluding other. ठीक, तो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि हमने पीछे पढ़ा था कि कैटलिस्ट जनरली क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बट अगर हम सेम रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करें तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट को चेंज कर देता है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि उस कैटलिस्ट की एबिलिटी to direct the reaction for a particular
प्रोडक्ट। ठीक, कि हमें उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना है। जैसे मान लीजिए जैसे ये इथेनॉल है, ठीक, तभी इथेनॉल को अगर हम एल्यूमिना के साथ गर्म करते हैं 350 केल्विन के आसपास, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये बता, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, यहाँ से हम क्या बनता है, एल्कीन और वाटर। बट इसी को अगर हम कॉपर के साथ गर्म करें 573 केल्विन के आसपास, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजीनेशन, डिहाइड्रोजीनेशन। ठीक, अब सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हमें ये रिएक्शन पाना है, मतलब एल्डिहाइड से अल्कोहल से एल्डिहाइड लेना है, इस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कॉपर, इस टेम्परेचर पे। ठीक, और अगर हमें इसी अल्कोहल से मान लीजिए एल्कीन बनाना है, तब हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब होगा, जब हम क्या लेंगे, एल्यूमिना। ठीक, तो सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट का मतलब ये है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। By selectivity of a catalyst, we mean its ability to direct the reaction to form particular product, excluding others. ठीक है, मतलब एक को छोड़ देगा, दूसरे को, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ ही हमें जाना है। तो it can be controlled in several ways, such as by structural, chemical, electronic, compositional, kinetic and energy कंसंट्रेशन, तो जो मेनली हम ऑर्गेनिक में करते हैं। ठीक है, ए पार्टिकुलर कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए पार्टिकुलर रिएक्शन ओनली एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन डोमिनेट्स। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड लेना है, तो हमें कॉपर लेना पड़ेगा, इस कंडीशन में इसको गर्म करना पड़ेगा, तो वो हमें क्या देगा, ये डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है, okay, so in other words, a catalyst can accelerate a particular reaction selectively and suppress other side reaction. ठीक, तो selectivity of catalyst का मतलब क्या समझे, कि अगर एक particular reactant के लिए अगर हमने एक से ज्यादा कैटलिस्ट यूज किया है, तो 2 या 3 प्रोडक्ट बना रहा है, तब हमें उसमें कौन सा चूज करना है, उसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आएगा, तो जनरली हम क्या पूछते हैं, आप कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, ठीक, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे। ठीक है, तो आपने उसको चॉइस दिया कि आप उसको कॉफी लेना है, ठंडा पीना है, गरम पीना है, कॉफी पीना है, चाय पीना है, तो वो अपनी सेलेक्टिविटी बताता है कि नहीं हम कॉफी लेंगे, चाय नहीं पिएंगे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सेलेक्टिविटी। क्लियर, तो किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। तो पार्टिकुलर रिएक्शंस अगर हैं, पार्टिकुलर रिएक्शन जा रहे हैं, तो हमें कौन सा चाहिए, तो अगर हमें कॉफी पीना है तो कॉफी, चाय पीना है तो चाय, ठंडा पीना है तो ठंडा, गर्म पीना है तो गर्म। ठीक, तो सेलेक्टिविटी का मतलब ये हुआ। ठीक, चलिए अब इसी सेलेक्टिविटी में एक वर्ड आता है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो ये जनरल टर्म है, जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है, सेलेक्टिविटी से ही रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, देखिए नाम में ही है सेफ, मतलब कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जहां में हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइज को देखते हैं और कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर को देखते हैं, पोर साइज को देखते हैं, तब हम इसको चूज करते हैं। तो इसी को बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक, जियोलाइट्स आर गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो जियोलाइट्स जो होते हैं वो गुड सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, which are microporous aluminosilicate and are widely used as catalyst in petrochemical industry for cracking of hydrocarbons and isomerization। तो एक जो सबसे कॉमन जियोलाइट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ZSM5। Z का मतलब होता है जियोलाइट, S का मतलब सीब ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। तो जनरली पोर डायमीटर जो होता है 500 पिकोमीटर का होता है इनकी पोर साइज, और इनको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में टू कन्वर्ट मीथेनॉल डायरेक्टली इन पेट्रोल। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है। ठीक है, बट ये सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस मतलब हम ऐसे अटेंडम नहीं ले सकते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पोर साइज को देखते हैं और तब हम इसको यूज करते हैं। तो कहीं कहीं ZSM5, कहीं कहीं ZSM7। ठीक है, तो उनकी पोरोसिटी क्या है, वो उसके आधार पे हम उस रिएक्शन, उस कैटलिस्ट को उस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए
चूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। ठीक, चलिए नाउ हमने पीछे पढ़ा था कि कैटलिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। इन जनरल एक पार्टिकुलर कैटलिस्ट एक पार्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, सारे रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता। अब उसी टेंडेंसी को, नेचर को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटलिस्ट मींस ए पार्टिकुलर कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली ए पार्टिकुलर रिएक्शन, नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन। सारे रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता है। जैसे अमोनिया, हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और आयरन। ठीक, तो आयरन जो होता है वो सिर्फ हैबर प्रोसेस में ही मिलेगा। मतलब अगर हम इस का रिएक्शन लिख दें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ में क्या आता है, आयरन, ऑब्वियसली सॉलिड है, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है 2NH3 गैस। ठीक, तो आयरन ही यहाँ पे आएगा। अब हम सोचे कि आयरन की जगह पे कॉपर ले लें, तो ये इसको कैटलाइज नहीं कर सकता। ठीक, उसी तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तो जो वेजिटेबल ऑयल्स या लिक्विड होते हैं इसमें हाइड्रोजन डालते हैं गैस, और यहाँ में क्या लेते हैं, निकिल एज ए कैटलिस्ट। अब सोचिए कि निकिल को उठा के आप यहाँ डाल दीजिए, आयरन को उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये इसको कैटलाइज नहीं करेगा, तो यहाँ में हम आयरन नहीं ले सकते। ठीक, तो उसी को बोलते हैं specificity of a catalyst. ठीक, now the extraordinary ability of a catalyst to catalyze only one particular reaction is a quality known as specificity of a catalyst. तो अगर डिफाइन करने के लिए पूछता है आपसे, डिफाइन करो वर्ड को, टर्म्स को, तब हमें ये लिख देना है। Now specificity means catalyst act only on a specific reactant, invariably transforming it into a specific product. ठीक है, तो डिफिनेशन आएगा कि लिखेंगे क्या, कहना क्या चाहते हैं ना, उसी तरह लिखना क्या चाहते हैं, क्या लिखेंगे, तो समझ तो रहे हैं बट लिखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो उसके लिए आपको ये मैंने कलर में करके लिख दिया है। ठीक है, तो सो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू कैटलाइज ओनली वन पार्टिकुलर रिएक्शन, बस इसको हमें वर्ड में जो यहाँ लिखा है उसी को लिखते हैं। ठीक, मतलब ये है कि सिर्फ एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट को हमें एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही चेंज करना है। मतलब फॉर एग्जांपल हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो यहाँ में हम क्या लेंगे, आयरन ही ले सकते हैं। ठीक, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की बात करें, घी बनाना है, वेजिटेबल घी बनाना है, तो हमें हम क्या लेते हैं, निकिल ही लेते हैं। निकिल को हम यहाँ नहीं ले सकते, आयरन को यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, selectivity of a catalyst, ठीक, and then specificity of catalyst। ठीक है, तो ये तीन वर्ड, तो क्लियर। तो जैसे आपको इसलिए मैंने नोट्स को लिखा, वीडियो को पॉज करके नोट्स करते जाइए, आपका दोनों भी तैयार होता जाएगा, थ्योरी भी, नोट्स भी, क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह आएगा, वो भी सब हमें। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, एंजाइम कैटालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में क्या डिफरेंस है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच पढ़ेंगे और एसिड बेस कैटालिस्ट पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे एंजाइम कैटालिसिस को। ठीक है, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बेल आइकन को ठीक है ऑन करके रखिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इसके पहले हमने कैटालिसिस का बेसिक डाला था, उसको देखिए, और तब थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ऑब्वियसली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बेसिक वाला। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।